चलिए आपसे एक पर्सनल सवाल, कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं? अब मेरी मम्मी, अभी जब उनकी 50वीं एनिवर्सरी थी तो हमारी मम्मी कहाँ, मैं भी यही हूँ, मुझे तो नहीं दिख रही, तो तेरी बन जाता हूँ, तू तो लौंडा ही है बॉस, तेरी वजह से मैं तिहाड़ जाऊंगा। शादी के क्या प्लानिंग है? शादी के बस अभी यहाँ से निकलते ही मंडप में ही है सीधा। जाना है। डायरेक्ट चल रहे हैं ना हालात, ना ही करो तो सही है। क्लबिंग वगैरह करने से उस एज में, या कहीं दोस्तों के साथ हांडने फिरने में, तो उससे ज़्यादा सही है कि हम थोड़ा सा काम कर लें जिसमें हमें मज़ा भी आ रहा है। टिकटॉक स्टार्ट करा था, फिर एक टाइम आया टिकटॉक बंद हो गया, फिर ज़ीरो से दोबारा सब स्टार्ट कर दिया। पहले हम ना लॉन्ग फॉर्मेट बनाते थे यूट्यूब पे। मैं भी आज ज्ञान दे रहा हूँ, पर मेरे को भी ये चीज़ लेट समझ आई थी। मैम, इंडिया में तो इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में कंटेंट क्रिएट कर दो, वो चलेगा ही। अगर कंटेंट में दम है तो वो चलेगा, अनटिल अनलेस वो क्रिंज है। कॉमेडी में तो अक्षय कुमार है। मैं नहीं मानता। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब 25 दिन में करोड़पति। उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है। मतलब अगर एक है हर्ष बेनीवाल और एक है एल्विश यादव, मैं इन दोनों को ही शुरू से देख रहा हूँ और थोड़ा इन्हें ही फॉलो करता हूँ। इनकी जो क्रिएशन का तरीका है ना, वो थोड़ा सा हमारी जनरेशन को इन्फ्लुएंस करता है। सपोज अगर एल्विश यादव है, वेलकम टू देवरे टॉक्स लवेश जी। आप हमारे मंच पर आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, जितना भी आपका सेटअप है बहुत अच्छा आपने यहाँ पे बना रखा है। थैंक यू। थैंक यू। तो लवेश जी, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन और अभी तक की जर्नी एज अ कंटेंट क्रिएटर कैसी रही और कैसे आपने स्टार्ट किया? जर्नी अब तक की बहुत अच्छी है हमारी, जितनी भी चल रही है अब तक। कहीं बहुत अच्छे लेवल पे तो नहीं पहुँचे हैं, बट जितना भी पहुँचे हैं कि सेटिस्फाइड फुल्ली नहीं है, बट थोड़ा बहुत हो गए हैं। और इंस्पिरेशन की अगर बात करूँ तो कोई सेकंड पर्सन तो नहीं है, मैं खुद को ही मानता हूँ इंस्पिरेशन। अगर कहीं कहीं पे हम थोड़ा सा डाउन होते हैं, सो मैं खुद के साथ ही बैठ के हम बात करते हैं कि चल अब आगे क्या करना है, आगे क्या बनाना है या कुछ भी है। तो कोई सेकंड पर्सन इंस्पिरेशन नहीं है, हम खुद ही हैं जो हैं। लीग से हटकर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर्स की जगह आपने अपना करियर एज अ कंटेंट क्रिएटर चुना, तो उसके लिए आपके फैमिली का क्या सपोर्ट था, क्या रिएक्शन था? फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मैंने अपनी फैमिली में बताया नहीं कि मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ। अब हम जब स्कूल में थे, 11th-12th की बात है, उस टाइम टिकटॉक आता था। सो हमने जस्ट शुरू कर दिया। अब उसके लिए कुछ चाहिए तो था नहीं हमें, ना कोई बड़े कैमरास वगैरह कुछ नहीं। हमारे पास फ़ोन था ही, हमने उससे ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करते करते जब लगा कि हाँ भाई अच्छा जा रहा है और इन्हीं चीज़ों के लिए शायद बने हैं, मज़ा भी आ रहा है उस चीज़ वो चीज़ करने में। क्लबिंग वगैरह करने से उस एज में, या कहीं दोस्तों के साथ हांडने फिरने में, तो उससे ज़्यादा सही है कि हम थोड़ा सा काम कर लें जिसमें हमें मज़ा भी आ रहा है। लॉन्ग टर्म तो है ये काम। अब हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि हमने अब करा और बस एकदम कुछ आना शुरू हो गया है, कुछ है। सो दिक्कत आई थी जब एक टाइम पे ऐसा आ गया ना कि अब ये टाइम आ गया कि अब हमें करियर चूज करने का टाइम है। जब फैमिली हमसे हमसे पूछती है कि अब भाई ये सब तो ठीक है, उनकी नज़रों में तो ये एक मजाक ही है ना, कि ठीक है मज़े के लिए बना रहा है। बट अब मैंने सोच लिया करते करते कि नहीं भाई, मुझे यही फॉलो करना है, मुझे मज़ा भी आ रहा है और मुझे दिख रहा है, अगर 1% भी दिख रहा है कि चांसेस हैं। सो बोला था, थोड़ा बहुत बोला, फिर आखिर में मुझे बस एक ऑप्शन मिला था कि भाई जब तक कॉलेज खत्म हो रहा है तब तक कर ले। उसके बाद अगर तब तक भी नहीं हो पाता कुछ, तो फिर जो हम कहेंगे वो कर लियो। तो मैंने यही सोच के सिर्फ एक लॉ कर ली, पापा के कहने पे कि चल लॉ तो होती रहेगी। और आखिर के जो 5 साल मेरे को मिले, मैंने उसी में जैसे तैसे कर दिया। तो अब ठीक है, थोड़ा बहुत, इतना भी नहीं है पर ठीक है। तो आपने फिर इसका मतलब उस स्टेज से स्टार्ट किया, उस एज में स्टार्ट किया जब लोग सोच ही रहे होते हैं कि कॉलेज कब कहाँ से करें, ये सब चीजें। उस टाइम पे आपने ये अपना मैंने कंटेंट स्कूल में क्रिएशन स्कूल में स्टार्ट कर दिया था। टिकटॉक स्टार्ट करा था, फिर एक टाइम आया टिकटॉक बंद हो गया, हाँ जी। फिर ज़ीरो से दोबारा सब स्टार्ट कर दिया। पहले हम ना लॉन्ग फॉर्मेट बनाते थे यूट्यूब पे, अच्छा। मतलब 20-25 मिनट की वीडियो बना दी। तो उस टाइम पे हम बिल्कुल भी नए फेसेस थे, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का कुछ फ़ायदा था नहीं। तो ये चीज़ समझ आते आते ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब 3-4 साल तो हमें ये समझ आने में लग गए कि इसमें कुछ नहीं हो पा रहा। हम लंबी स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसमें एक जितने भी मेरी टीम थी प्लस दोस्तों की ही टीम थी, सारे दोस्त ही सपोर्ट करते थे। तो बस ये करते करते फिर जब समझ आया कि अब शॉर्ट्स और रील्स पर स्विच कर लेते हैं, फिर ऐसे हुआ ये सब। तो पिछले 1-2 साल, 2-3 साल से आप शॉर्ट्स वगैरह पे। 3 साल। तो आपने जैसे अभी तक के एक्सपीरियंस से आप बताओ कि
कोई अगर कंटेंट क्रिएशन का काम स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, करियर स्टार्ट करना चाहता है अपना कंटेंट क्रिएशन में, तो उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए और कैसे शुरू कर सकता है वो? यार देखो, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं या जो हमारे पास हैं, हमें उनसे ही स्टार्ट करना चाहिए। सपोज किसी पे अगर रियलमी का फ़ोन है या एक चाइनीज़ फ़ोन है, कोई भी, आप वहीं से स्टार्ट करो। आजकल की मतलब जनरेशन की मैं अगर बोलूँगा, इंक्लूडिंग मी, जब शुरू में भी मेरे को ये लगता था कि मुझे ना बहुत अच्छी क्वालिटी देनी है, क्योंकि सब, अब मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ भुवन बाम से, हर्ष बेनीवाल से, जो एक अच्छे लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, पर उन्होंने भी स्टार्टिंग ऐसे ही करी थी जो रिसोर्सेज उनके पास हैं। सो हम गलती क्या करते हैं कि हम स्टार्टिंग में सोचते हैं कि हमें उनकी टक्कर का एक कंटेंट देना है पब्लिक में। उस चक्कर में हम जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वो अगर हम दे रहे हैं तो हमें एक फाइनेंस अच्छा चाहिए। अब उस टाइम पे तो है नहीं, फाइनेंस अरेंज करते करते, उधार लेते लेते, घर वालों से भी कब तक आप ले लोगे पैसे। तो साल हद मार के आप डिमोटिवेट हो जाओगे उसमें, और उसके बाद फिर लगता है कि कंटेंट क्रिएशन में कुछ नहीं है। पर ऐसा नहीं है, अगर आप अपनी औकात अनुसार चलोगे, सब कुछ अपनी चद्दर के हिसाब से करोगे, तो सब चीजें सही चलेंगी। मैं भी आज ज्ञान दे रहा हूँ, पर मेरे को भी ये चीज लेट समझ आई थी। कि जो लोग फर्स्ट वीडियो शूट करना चाहते हैं और परफेक्शन के चक्कर में फँस जाते हैं, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे? यही सजेस्ट करूंगा कि जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, आप जरूर कंटेंट क्रिएशन में आ सकते हो, बट पेशेंस वाला काम है। और मैम, आजकल हर फील्ड में कंपटीशन है, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, पढ़ाई वाली हो, एंटरटेनमेंट वाली हो, सोल्जर्स हो, या जो भी हैं, सारी फील्ड्स में कंपटीशन है। बस बोलते हैं आजकल कि कंटेंट क्रिएटर्स बहुत सारे हो गए हैं, बट ऐसा नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, अगर आपको टॉप पे जाना है थोड़ा सा, तो पेशेंस लगती है। अब अगर आप लॉ, हम डिग्री कर रहे हैं सपोज, उसमें भी तो 3 साल 4 साल लगते ही हैं। सो अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें भी आपको 3 4 5 देने ही पड़ेंगे। अब वो थोड़ा सा देखो लक के भी ऊपर है, कि कोई कोई साल में ही बहुत ऊपर पहुंच जाता है, पर बहुतों को टाइम भी लगता है। बट मेरा एक्सपीरियंस कि अगर जो 0 से 10 एकदम जा रहा है ना 5 महीने में, और अगर कोई 3 4 साल 5 साल लगा के जा रहा है, सो उसको उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, आई थिंक सो। ग्रेट इनपुट। बट जैसे जो बिगनर्स होते हैं ना, उनके लिए एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है। कोई कहता है कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि कौन सी लैंग्वेज में उन्हें कंटेंट क्रिएट करना मैम, इंडिया में तो इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में कंटेंट क्रिएट कर दो, वो चलेगा ही। अगर कंटेंट में दम है तो वो चलेगा, अनटिल अनलेस वो क्रिंज है। अगर क्रिंज है वो भी चलेगा, पर थोड़े टाइम के लिए चलेगा। उसके बाद वो एकदम ऐसे डल जाएगा कि किसी ने वो देखा ही नहीं। है? लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है, वो एक प्लस पॉइंट ही होगा। बट है ना, लोगों में एक कंफ्यूजन और होती है कि लॉन्ग वीडियोस बनाएं या शॉर्ट वीडियोस बनाएं, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? मेरा सजेशन यही होगा कि आप शॉर्ट्स से ही शुरू करो। मतलब आप लॉन्ग वीडियोस पे मत जाओ, बिकॉज शॉर्ट्स करते करते आपको एक एक्सपीरियंस होगा जिससे आप लॉन्ग तक पहुंच सकते हो। और प्लस लॉन्ग वीडियोस करने में एक ड्रॉबैक कहूँगा ये है कि आपका ना फेस नोन नहीं है, आप एस्टैब्लिश नहीं हो अभी मार्केट में। जो भी ऑडियंस है वो क्यों देखेगी आपको? मतलब जो बन रखे हैं, जो शॉर्ट शॉर्ट बना के ऊपर पहुंच गए, उनको लोग चाहते हैं देखना कि ये कुछ अच्छा करे। आप अभी सो के उठे और एकदम आप सोचो मैं 20 मिनट का कुछ बना दूं, कोई नहीं देखेगा। जी जी। तो हमें एक मतलब अटेंशन ग्रैब करना आना चाहिए। अब मैं 30 सेकंड से शुरू करूंगा, अगर मैं 30 सेकंड में किसी को हंसा पा रहा हूँ, तभी वो मेरा 40 सेकंड भी देखेगा कुछ, वरना वो नहीं देखेगा। अगर मैं पहले, हमने यही करा था, हमने 25 30 मिनट की चीजें डाली हैं। मतलब आप ये लगा लो, अगर मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊं कि हमारा जितना बजट लगता था ना वीडियो में, एक दिन के माइक के रेंट के हिसाब से उसके व्यूज आते थे वीडियोस पे। तो आप एवरेज देखो क्या ही है इसकी। पर ये हमें बहुत लेट समझ आई थी कि ये नहीं करना। अच्छा, लैंग्वेज के साथ साथ है ना, अपना निच डिसाइड करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करोगे आप? नीश डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर मैं व्लॉगिंग चैनल बना रहा हूँ, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप व्लॉग्स ही करो फिर उस पे। और कंसिस्टेंसी इसमें, लैंग्वेज तो चलो, आप अगर सपोज आपकी ऑडियंस है जो हिंदी तो आजकल हर कोई, मतलब हर कोई ही जानता है। अगर हम इंडिया में बना रहे हैं तो हिंदी के साथ साथ आप एड ऑन्स कर सकते हो पंजाब, जो भी आपकी होम टाउन में बोली जा रही है। अगर आप चाहते हो कि वहाँ की ऑडियंस जुड़े, तो आप बोलो पंजाबी बोलो, वहाँ की आपकी एक कल्ट बनेगा। सपोज अगर मैं नाम ले सकता हूँ ना किसी क्रिएटर का जिनको मैं लेना चाहता हूँ, सपोज अगर एलविश यादव है, उसकी कल्ट बनी हुई है इस टाइम पे। सो वो कैसे बनी है? उसने ना ग्राउंड लेवल की चीजें दिखाई हैं। हम क्या करते हैं, व्लॉगिंग हो रही है तो चल हवाबाजी दिखा दी, कि बाहर की चीजें दिखा दी, कि अगर हम बाहर का कुछ अलग दिखाएंगे तो। उसने ऐसा कुछ अलग नहीं दिखाया है, उसने अपनी गांव की चीजें दिखाई हैं, धरती से जुड़ी हुई चीजें दिखाई हैं, तभी आज वो इस लेवल पे है और उसकी कल्ट है। और ऐसे बहुत से क्रिएटर्स हैं जो कि नंबर्स में भले ही उससे ज्यादा होंगे,
बट कहाँ है वो, उनको अगर मैं अभी नाम लूंगा तो आपको शायद पता भी नहीं होगा। मैंने भी ऐसे कुछ क्रिएटर्स को देखा है जो अपना राजस्थानी या हाँ जी। अपने फोक लैंग्वेज में आप क्रिएट करते हिमाचल के बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं सिर्फ, हैं। हाँ जी। वो उस पर्टिकुलर जगह पे बहुत फेमस हैं। मतलब अगर आपको अगर उनकी लैंग्वेज पता है सो आप उनके फैन हो, और जो कि अच्छी चीज है। आप शुरू में एक बना लो, एक अपना कल्ट बना लो, उसके बाद आप हिंदी पे भी जाओ और सारी लैंग्वेजेस पे जाओ। निश तो डिसाइड कर लेते हैं लोग, पर फिर उन्हें लगता है कि क्या कहते हैं, मुझसे भी बेटर कंटेंट क्रिएटर्स हैं उस लाइन में, उस फील्ड के अंदर। हम्म तो उनको क्या सजेशन है, आप उनको अपने जो सेल्फ डाउट्स हैं उनको कैसे हैंडल करना चाहिए? सेल्फ डाउट तो रखना ही नहीं है। आप हम जिस फील्ड में हैं तो उसमें कोई ना कोई एक ऊपर होगा ही, क्योंकि हम बाद में आए हैं। कोई ऑलरेडी इतनी मेहनत करके पहुंच चुका है, आपको कंपैरिजन करना ही नहीं है। हमें कंपटीशन नहीं रखना चाहिए इस फील्ड में। आप सिर्फ खुद को देखो कि मैंने कल अगर कुछ बना के सपोज फॉर एग्जांपल 500 व्यू ग्रैब करें, सो मैं अब ऐसा क्या बढ़ाऊं कि वो 5000 तक पहुंचे। अब अपने से कंपटीशन करो, अगर दूसरों से करोगे उसका तो कोई अंत ही नहीं है। अगर मैं अभी फिलहाल मैं देखूं कि मेरे को इस क्रिएटर से करना है, चलो उस तक पहुंच के क्या, फिर बॉलीवुड जाऊंगा, फिर ओटीटी जाऊंगा, या ओटीटी जाऊंगा देन बॉलीवुड, तो इसका तो कोई एंड नहीं है ना। हर कोई, अब सपोज अगर इस टाइम पे हम बात करें बॉलीवुड शाहरुख खान, उसके बाद भी तो कोई है हॉलीवुड में जाएंगे। आप खुद से कंपेयर करो खुद को, मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाहर की दुनिया में मतलब इतनी शोशागिरी ना जाए तो सही है, खुद को कंपटीशन मानो। नहीं, आई वुड एग्री विद यू कि जब हम लोगों ने भी स्टार्ट किया और हम लोग भी अभी जितने भी वीडियोस बना चुके हैं, उसके हिसाब से मुझे भी डेली यही लगता है यार, नहीं सुबह उठना है, तो एक बार लगता है नहीं रहने देते हैं, पर फिर लगता है नहीं, आज तो ये इसको इससे बेटर करने की जरूरत है और इसको बेटर करके दिखाएंगे हम। मतलब हमें जो क्वेश्चनिंग करनी चाहिए ना, वो मेरे हिसाब से खुद से ही करनी चाहिए। किसी सेकंड पर्सन को देखो कि भाई ये आज वहां पहुंच गया, तो मैं यहाँ कब तक पहुंचूंगा, तो वहां मत पहुंच, तो अपनी जगह खुद बना लो। वो आई थिंक सही है। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन के लिए तो आपने पॉइंट्स दिए, पर मैं जानना चाहूंगी कि आपको फनी वीडियोस बनाने का आइडिया कैसे आया? फनी वीडियोस, क्योंकि मैं हूं ही ऐसा, अब यही मान लो। अब हम शुरू से ही फनी कंटेंट पे जा रहे हैं कि स्टार्ट जब करा था तो यही कर दिया, क्योंकि अब लाइफस्टाइल ऐसा था। केंद्रीय विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ, आपको शायद अगर पता हो कि वहाँ की स्कूलिंग कैसी है, मतलब बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं बोल रहा, पर वहाँ पे ना हमारा थोड़ा ऐसा ही है, लड़कों का खासकर। और अगर फन एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा होते हैं, और उसी में अगर बैक बेंचर हो तो फिर तो मिट्टी पलीत है। मतलब ये समझ लो आप। तो बस फनी में ऐसे ही चले गए, और ऊपर से दोस्तों के साथ कर रहा था काम। सपोज अगर टीम हायर करके कर रहा होता तो मे बी आज कुछ और बन रखे होते। और जब स्क्रिप्ट लिखने बैठते हैं तो फनी चीजें ही दिमाग में ज्यादा आती हैं, और टचवुड अगर वो चीज पसंद आ रही है तो फिर हम उसको छोड़ते भी नहीं। बीच बीच में मैं रुला भी देता हूँ ऑडियंस को, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा ब्रेकअप स्टोरीज वगैरह बना के हम कर देते हैं, बट वो बीच बीच में, ज्यादा रुलाना नहीं। ज्यादा रुलाता नहीं है। नहीं, आजकल का जो माहौल है ना, उसके हिसाब से तो हंसाना जरूरी है। एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। हंसाने वाला शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज। अभी बताया कि आप रुला भी देते हैं, एक कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जिसमें कि आपने लिया तो टॉपिक हो बहुत सीरियस, बट वो टर्न आउट हुआ हो एक फनी वीडियो में। एक टॉपिक था, मुझे टाइटल याद नहीं आ रहा, पर ओवरव्यू उसका ये था कि हम ये दिखा रहे थे जब हमें पता चले कि हम एक एडॉप्टेड चाइल्ड है। हाँ, ये था वो, कि जब हमें पता चले हमें एडॉप्टेड चाइल्ड है और अब हम एडल्ट हैं, तो उसका कुछ ऐसा सीन था कि हमें पेपर्स मिल गए घर से। तो अब मैं अपने घर वालों से खफा हूँ बहुत ज्यादा, तो मैंने वो वीडियो बनाई। मैंने अपनी बहन से कुछ बातें करते हुए दिखाया, मम्मी पापा से लड़ रहा हूँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, कि अब मैं नहीं रह रहा आपके साथ। तो वो जब डाली तो एंड में उसका हंस रहे हैं लोग उस पे, उसमें मैं सैड करना चाह रहा था कि मुझे सिंपैथी मिले। सिंपैथी तो मिली नहीं उसमें, अजीब ही कुछ आया कमेंट्स में कि बहुत ज्यादा। चलो छोड़ो कमेंट सेक्शन की तो क्या ही बात करनी। किस तरह का वो रहा एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा एक ही वीडियो है या और भी आपके पास है? बहुत है वीडियो, तो हमारी डेली पोस्टिंग होती है। सो अब जिस वीडियो पे भर के आ रहे होते हैं कमेंट्स, तो वो तो आते हैं नजर सामने, या बता देते हैं टीम के जितने भी हम हैं। तो कमेंट्स कुछ ऐसे थे कि ये क्या हो गया तेरे साथ, ये मैं चाहता हूँ तेरे साथ ऐसा दोबारा हो, ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रखे थे। तो फ्रेंड्स के ज्यादा होंगे। नहीं, फ्रेंड्स के तो दिखते ही नहीं है कमेंट्स, वो पहले लोग ही ऐसी तैसी कर देते हैं अच्छी खासी। वो देखो अभी खोल के बैठे हैं वो वही वाली वीडियो, वही खोल रहे बैठे हो ना। शूटिंग के टाइम पे कोई फनी या कोई बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे? अब स्क्रिप्ट क्या होता है, मैं ना रोज लिखता हूँ, तो मैं ही लिख जाता हूँ भूल के। सपोज अगर मैंने रात को बैठ के 3 स्क्रिप्ट लिख दी, अब मैंने अपने ग्रुप में भेज दी कि भाई ये है,
मेंशन कर दिया एक पर्सन को कि प्रॉप्स देख लियो और जगहें देख लियो वगैरह वगैरह सब हो गया। अब अगले दिन जैसे सपोज किसी हमारी टीममेट ने खोली स्क्रिप्ट, तो बता रहा है ये करना है, मैं भूल गया कि मैंने ही लिखा है और मैं ही हंस रहा हूँ वो सुन वही पढ़ के, और उनको डाउट होता है यही लिखता है ना ये। ऐसा होता है क्योंकि अब रोज लिख रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, 2-3 स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं, याद ही नहीं रहता। कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है, तो ये चीज रोज होती है जो एक कंटिन्यूस होती है। और बाकी अगर शूट करते करते कोई आ गया इंटरप्ट करने, वो एक एम्बेरसमेंट होती है। सपोज अगर हम कोई अभी हमारी एक रील डली है, थोड़ा ब्रेकअप स्टोरी पे डली है हल्की सी, जो कि फिक्शनल है, कोई भी रियल उसमें कुछ नहीं है। तो उसमें ही अब अगर हम कोई सीन कर रहे हैं और आके कोई खड़ा हो गया हमारे पास, तो हम एक्टर तो है नहीं ना, हमने कोई बहुत अच्छे लेवल का कोई थिएटर करा, तो शर्म आती है कैसे करेंगे। तो भाई जान दे उसे, या इनको बोलता हूँ इसे हटाओ यहाँ से, तभी कर पाएंगे हम। बट इसी से एक क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं, कभी शूट के दौरान किसी से पिटाई हुई है ऑडियंस में से, मतलब जो राह चलते लोग कभी होता है ना कि आपने कोई डायलॉग बोला हो और किसी ने गलत उसको ले लिया हो ये इंटरप्रेट। एक और फनी चीज हुई जो आपने पूछा क्योंकि पिटाई नहीं हुई आज तक भगवान की दया से, शायद पीटा भले ही हो पर पिटाई तो नहीं हुई किसी से अब तक। अच्छा, तो पीटने वाला इंसिडेंट बताइए। ऑन शूट नहीं हुआ। ऑन शूट नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ अभी तक तो ठीक है। अब देखो ये पॉडकास्ट लाइव हो तो क्या पिटाई हो जाए। हुआ। कि टीम में कितने लोग हैं और उनमें से सबसे ज्यादा फनी कौन है आपको छोड़ के? आदित्य ही है, आदित्य है। और ये एक अभिनय भी बहुत फनी है, निंजा की डायलॉग डिलीवरी ऐसी है कि हमें हंसी आ जाती है। वो ऑन शूट फनी है निंजा, अगर आप बोलो, अगर मैं उसको स्क्रिप्ट दूं तो वो एक सीरियस डायलॉग अगर कुछ ऐसे बोल देगा कि आपको हंसी आ जाएगी सुन के। बाकी हम पूरी कोशिश करते हैं कि सीन के टाइम पे तो हम ना करें, पर जैसे ही कट होता है फिर व्लॉग बनता है उसका, जो फनी अच्छा। चीजें। आपकी अब तक की जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? मैम फ्रैंकली अब तक तो इतना बड़ा कुछ चैलेंज नहीं आया है, बस डेली खुद से ही एक चैलेंज होता है कि भाई अब कुछ अच्छा बनाना है और कुछ अच्छा बनाना है। बिकॉज मार्केट में बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो हमसे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, उन तक नहीं पहुंचना, बट इतना है कि हम कम से कम कुछ अच्छा क्रिएटर करें कि और ऑडियंस तक पहुंच सकें। तो खुद से ही चैलेंजेस, हम स्क्रिप्ट लिखने बैठते हैं तो ट्राई करते हैं कि कुछ भी रिपीट ना हो, क्योंकि क्या होता है जब एक ही बंदा बार बार स्क्रिप्ट लिख रहा होता है तो कभी कभी हो जाता है कि हम चीज़ें रिपीट कर देते हैं, कुछ हो जाता है। तो यही ट्राई करते हैं कि बस कुछ रिपीट ना हो और कुछ अच्छा क्रिएट करें। और आपको अभी तक किस कॉमेडियन ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया? स्टैंड अप कॉमेडीज मैं तो देखता नहीं, मैं बहुत कम व्यूअर हूँ। मैं क्रिएट ज़्यादा करता हूँ, व्यू बहुत कम करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं कुछ देखता हूँ तो लिखते टाइम फिर वो मेरे दिमाग में आता है, तो फिर वो कॉपी, लोग कहने लगते हैं कॉपी हो गया। कई बार मतलब ऐसा हुआ है, तो मैंने स्क्रिप्ट में वो चीज़ें डाल दी, मुझे याद नहीं था कि ये कॉपी है, तो इस चक्कर में थोड़ा कम देखते हैं। बट बचपन से जैसे कपिल शर्मा को देखा है, सो अगर कभी भी अभी भी देखते हैं तो उन्हें देख लेते हैं, उनके एपिसोड्स देख लेते हैं कभी कभी। पर आज की जनरेशन जैसे स्टैंड अप्स देखती है, पर नहीं, मैंने तो आजकल ज़्यादातर देखे नहीं स्टैंड अप्स। और कौन सा एक्टर है जो जिसकी कॉमेडी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कॉमेडी में तो अक्षय कुमार है, उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है। मतलब अगर उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ आप देख लो पुरानी, अब नहीं तो मैं मतलब पता नहीं कब देखी थी, टीवी कब देखा था याद नहीं होगा। तो हेरा फेरी हो गई, और एक और उन मतलब कितनी भी थी, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी। फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है? पे ओटीटी या क्या कहते हैं मूवीज में जाने के लिए कभी सोचा है? सोचा है, बट हमें खुद से मुझे नहीं जाना किसी के पास, मुझे सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पे काम करना है। अगर मेरा ये काम देख के कोई मुझे ऑफर करता है कोई चीज़ तो मैं ज़रूर करूँगा, अगर हमारी टर्म्स और कंडीशन उनके साथ मैच होती हैं तो हम करेंगे। बट मैं ऑडिशंस नहीं देता कहीं भी, कि सपोज अगर किसी क्या बोलते हैं उनको, कास्टिंग डायरेक्टर्स को ऑडिशंस देते हैं जैसे, सो मैंने आज तक तो नहीं दिए। बट अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी तो हम दे सकते हैं ऑडिशन। बट फिलहाल फ्यूचर गोल्स यही है कि हमें खुद के प्लेटफॉर्म पे करना है जो करना है। बहुत रेयर होता है कि कोई मतलब एक्टिंग के करियर को मतलब परस्यू करते हुए भी वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं करना चाहता है। बिकॉज मैम, क्योंकि जो मुझे वो करना है जो भीड़ नहीं कर रही। भीड़ से हटके। हाँ, मतलब अगर मैं वही चीज़ सेम करूं जो सब कर रहे हैं तो फिर उसमें, और मेरे पे अब टाइम नहीं है। अगर मैं अभी 23 साल का हूँ, ऑलरेडी मेरे को 5-6 साल एक यूट्यूब में और इंस्टा में थोड़ा सा कुछ बनने में लग गए हैं। अब मैं एक अपनी इस चीज़ को छोड़ दूं, कहते हैं ना पहला मंदिर नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, तो इससे जो आएगा मैं करूँगा, इज्जत है सबकी। बट मैं इसको छोड़ के कहीं और टाइम नहीं दे सकता, इतना टाइम ही नहीं है। मैं कहाँ 26-27 तक जाके, अब ना भाई, ठीक है ये।
अगर आपको कभी मौका मिले किसी सेलिब्रिटी के साथ अपना कंटेंट क्रिएशन का, तो आप किसके साथ कोलैब करना चाहेंगे? 2 क्रिएटर्स हैं जिनको मैं पर्सनली अगर शुरू से देख रहा हूँ, एक है हर्ष बेनीवाल और एक है एल्विश यादव। मैं इन दोनों को ही शुरू से देख रहा हूँ और थोड़ा इन्हें ही फॉलो करता हूँ। इनकी जो क्रिएशन का तरीका है ना, वो थोड़ा-सा हमारी जनरेशन को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब एक ह्यूमर वाली कॉमेडी कह लो आप, ज़बरदस्ती की कॉमेडी नहीं है जिसपे हमें मतलब देख के ऐसा नहीं लग रहा कि हम बोर हो रहे हैं। और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, पर मैं इन्हें अगर कभी इनके साथ काम करने का मौका मिले, तो मैं काम करना बहुत पसंद करूँगा। एज़ अ फैन वही मेरी इनसे मीट होगी। चलिए, वी होप कि आपको जल्दी ऐसा मौका मिले। कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो स्क्रिप्टिंग की हो, उसकी जगह आपका मूड चेंज हो गया हो, या ऑन द स्पॉट कोई ऐसी घटना घटी हो जिसकी वजह से आपने उसको वीडियो को चेंज कर दिया हो, उसकी स्क्रिप्टिंग चेंज करके स्पॉन्टेनियस कोई वीडियो बनाया हो? ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने वीडियो ही ना बनाई हो या हमने चेंज कर दी हो। दिक्कतें बहुत आती हैं। सपोज़ अगर मैं एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊँ, जब हम मेन लॉन्ग वीडियोज़ बनाया करते थे, सो उसमें स्क्रिप्ट होती थी 15-20 पेजेज़ की। अब वो क्या है, वो 1 महीना बैठ के लिखी गई हैं पहले। सो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं उसे बनाऊँ नहीं। 1 महीना मैंने लिखी, उसके बाद अगर शूट के टाइम पे दिक्कतें बहुत आती हैं। बड़े शूट के टाइम पे सपोज़ अगर हमने कोई कैफ़े रेंट करा हुआ है, अब उस कैफ़े वाले ने उस टाइम पे कुछ एक प्रॉब्लम आ गई कि आपको अब इतने देने पड़ रहे हैं या उतने देने पड़ रहे हैं। उन सब चीज़ों की वजह से हमने चेंजेस, इनोवेशंस कह सकते हो आप, स्क्रिप्ट में इम्प्रोवाइज़ कर दिया हमने। बट शूट हमेशा करा ही है और स्क्रिप्ट में चेंजेस बहुत रेयर मैं करने देता हूँ। मैं नहीं करने देता स्क्रिप्ट में चेंजेस, क्योंकि वो पहले ही सोच समझ के लिखे गए हैं। अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो मैं अपनी हिसाब से ही लिख रहा हूँ कि ये मेरी अभी औकात है करने की या नहीं है। आप उसे ये एक वर्ड यही हो सकता है। एक वीडियो थी ट्रायंगल शिप, जो कि 25-30 मिनट की वीडियो थी। उसमें हमने बहुत सारी, मतलब पूरी टीम, अगर 12-15 बंदों की एक टीम पूरी इकट्ठी करी। फिर हमने माइक्स बाहर से हायर करे, कैमरा हम पे था, फिर एक और भी हायर करा। मतलब अगर मैं 12th में था, शायद 11th में था उस टाइम पे। नहीं नहीं नहीं, आफ्टर स्कूल की बात है ये, स्कूल की बात नहीं है, कोविड से जस्ट खत्म हुआ था। सो हमने उस वीडियो में 30-35 हज़ार रुपये लगा दिए। अब मेरे लिए वो उस टाइम बहुत बड़ा अमाउंट था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। मैंने कुछ पैसे दोस्तों से लेके अरेंज करे, कुछ घर से ले लिए, कुछ पॉकेट मनी वगैरह में से करे। तो मेरे को था कि अब ना ये मेरी टर्निंग पॉइंट वाली वीडियो है जो कि फटेगी, अच्छा फटेगी। पर उसमें ऐसा हुआ कि वो वीडियो जिस दिन हमने डाली, सारी एडिटिंग, 3 महीने लग गए उस वीडियो को बनने में, सब कुछ हो गया। वीडियो जिस दिन डली, जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था माइक के रेंट वाला, वो इसी का था एग्जाम्पल। एक दिन का माइक का रेंट था 700 रुपये, तो उस पे व्यूज आए 500 उस वीडियो पे। तो मेरे को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मगर ये क्या हुआ यार, हमने तो एक अच्छे लेवल की वीडियो बनाई थी अपने हिसाब से, जो कि उसमें स्टोरी लाइन भी बहुत मतलब सही थी जिस हिसाब से हम कर रहे थे। तो वो था, उस दिन मेरे को समझ आ गई। उसके बाद फिर तो 3-4 महीने में घर बैठ गया था। मगर अब हो गया, शायद थोड़ा रुक जाता हूँ। इतना तो नहीं था कि छोड़ना है, पर करना है। पर शायद अपना वे चेंज करना है, कुछ ना कुछ, कहीं तो गलतियां हो रही हैं। एक्टिंग अच्छी हो रही है, स्क्रिप्टिंग सब सही है, सब कुछ सही है, पर पहुंच क्यों नहीं रही ऑडियंस तक, ये समझ नहीं आ रहा अब इस टाइम पे। तो वहां के बाद फिर ब्रेक ले लिया काफी। फिर धीरे धीरे, ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरी दूसरी इंस्टाग्राम आईडी है। पहली मैं बंद कर चुका हूँ, जिसपे भी मैं रील्स डाला करता था। मतलब ऐसी तो नहीं डालते थे हम, डेली अपलोडिंग नहीं करते थे उस टाइम पे। बट एक बंद हो चुकी है जिसपे कुछ 12-15 हज़ार उस टाइम पे थे। पर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि वो बस बंद कर दी। ये नहीं सोचा था कि कभी एंड करना है, बट ब्रेक चाहिए था बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से, वो करा था। फिर दोबारा रीस्टार्ट करके, तो ये दूसरी आईडी है इंस्टाग्राम की। तो एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर देखें, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, पहली बात तो मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं मानता। क्योंकि जैसे हम एक्टिंग कर रहे हैं, अगर स्क्रिप्ट पढ़ के, तो हम एक्टर हैं, हम थोड़ा आर्टिस्ट वाले वे में आप बोल सकते हो कि हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं जो कि रील है, रियल लाइफ नहीं है। इन्फ्लुएंसर वो है जो कि रियल लाइफ में बहुत अच्छा इंसान हो, जिसका मतलब समझ रहे हो, जिसकी बहुत जो डिसिप्लिन्ड हो, उस वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। मैं इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता। मैं बहुत इनडिसिप्लिन टाइप जैसे लोग होते हैं ना, कि जिनको कुछ और पता ही नहीं है, सिर्फ उन्हें ये पता है कि उनको काम क्या करना है बस। तो इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ मैं। तो चलो फिर एक रूटीन बताइए, आपका क्या रूटीन रहता है? अभी फिलहाल जो रूटीन ये चल रहा है कि हम सुबह 11-11:30 बजे सारे मिल लेते हैं आपस में। जो स्क्रिप्ट होती हैं वो सारा शूट शुरू करा, 2-3 बजे तक सारे लंच। उसके बाद अगली प्लानिंग की नेक्स्ट डे के शूट्स क्या हैं। अगर इसी बीच में ब्रांड्स आ रखे हैं, तो शूट, जो हमारे ब्रांड के शूट्स होते हैं वो इंटीग्रेटेड ही होते हैं सारे ज़्यादातर। सो हमारी लोकेशन पे ही शूट्स हो गए।
कभी कभी हम 2-3 बजे भी फ्री हो जाते हैं, ना होने को रात के 10 भी बज जाते हैं, और फिर रात को घर पहुंच के स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, उसके बाद 12-1 बजे सो जाओ, हफ्ते में 2 दिन जिम चले जाओ अगर टाइम लग जाए तो यही शेड्यूल है अभी तो फिलहाल। आपने अभी ऑडियंस को बताया ब्रांड के बारे में, तो क्या कहते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन में फ्रॉड का कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपका? हाँ, बहुत होते हैं। मतलब शुरू में तो अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे को पता नहीं था कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। अगर आपको कोई पिच करे तो आपको कैसे बात करनी है। सो अगर कोई आ रहा है सपोज, अगर मेरी उस टाइम रीच ओके ओके है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, सो मुझे कोई बोलता था भाई इतने रुपए ले ले और ये कर दे, भाई ठीक है, हमें तो नहीं पता चीज़ों का, हमने 1000-1500 में भी चीज़ें करी हैं, बार्टर पे भी शुरू में करी हैं कि भाई ठीक है चलो, एक ब्रांड वैल्यू बन रही है, कोई आ रहा है। बट धीरे धीरे जैसे पता चला, फिर उसकी तरफ हम गए कि अब हमें अपनी वैल्यू पता है एटलीस्ट, कि अगर हम कोई हमारे पास आ रहा है, कोई अच्छा ब्रांड आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो उसकी मार्केटिंग हम कर सकते हैं शायद, इसलिए ही आ रहा है। सो अब हमें एक अपनी वैल्यू पता है, मुझसे नीचे पूरी ट्राई करते हैं कि ना आए। और जैसे आपने फ्रॉड वाली बात करी, तो ये रिसेंटली एक मुद्दा था, कोई ऐप थी, गेमिंग ऐप, उसी में बेटिंग इन्वॉल्व था। सो मुझे आज सच कोई दिक्कत नहीं है गेमिंग प्रमोट करने में, जब तक वो लीगल है। अगर वो इंडिया में गवर्नमेंट ने उसे ऑथराइज्ड करा है कि लोग खेल सकते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे हमारी डील हुई थी, नाम था उस ऐप का, गेमिंग ऐप थी वो। सो उन्होंने हमें सबसे पहले तो एक एग्रीमेंट भेजा, कोई मीडिएटर बात कर रहा था बीच में, जैसे एजेंसीज करती हैं हमेशा। सो उसने एग्रीमेंट भेजा, कुछ एक्स अमाउंट पे डील हुई थी। एग्रीमेंट उनका बिल्कुल एक अनप्रोफेशनल टाइप, तो मैंने अपने एडवोकेट से वो उनको करके एक एग्रीमेंट बनवाया, हमने वो एग्जीक्यूट कराया, उन्होंने उस पर साइन कराया अपने सीईओ वगैरह के, सब कुछ हो गया, वीडियो हमने दी, सब कुछ अप्रूविंग हुई, सब हुआ। डलने के टाइम पे वो मीडिएटर बोलता है कि जी मेरा जो कमीशन है ना, हमारी बात हो गई थी पहले कि हम उसे कमीशन देंगे उस बेसिस पे, तो वो आप मेरे को पहले कर दो, क्योंकि कुछ क्रिएटर्स हमसे ना पैसे पेमेंट उनकी ब्रांड से आती है और वो गायब हो जाते हैं। सो अब मेरे को डाउट हुआ, मगर यार कमीशन तो पहले कोई मांगता ही नहीं है ना। एक अगर मेरा कुछ अमाउंट है, उसका सपोज 10% उसका कमीशन है, तो कितना ही है कमीशन, वो पहले मांग रहे हैं। मैं कहा भाई मतलब ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं, आप इतने कुछ 1000 रुपए के पीछे ऐसे हमें वो कर रहे हो। मैं कहा पैसे लेके भाग जाऊंगा मैं तेरे, मतलब यही टोन थी थोड़ा उस टाइम। तो उसने बोला नहीं जी हमें भरोसा नहीं हो रहा ये वो, तो मेरे को उस टाइम ये हो गया, मगर नहीं करना, जा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर रहे। फिर बार बार परेशान करे फोन करके, वो एक वो वाली चीज। मैं कहा अच्छा कितने चाहिए, तू कमीशन वाली बात बोल रहा है। मैं कहा पूरे तो मैं करने से रहा, मेरे को 100% श्योर हो गया था। मैं कहा ये एक बकवास है, जो फ्रॉड हो गया अब छोड़ो, जो मेहनत वेस्ट हो गई और नहीं करनी, एटलीस्ट फाइनेंशियल तो ना करें। पर उसने वो बहुत बोल रहा कि भैया आप समझो, उसने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे बहुत सारे एज अ प्रूफ कि देखो ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये है वो। मैंने उसे लीगली भी एक थोड़ा वार्न करा, मैं कहा भाई अगर आप ऐसे करोगे तो हम तो लीगल नोटिस भेजते हैं आपको, फिर देखते हैं आगे का प्रोसीजर। तो कहता कि ये तो फिर आपकी और ब्रांड की बात है, आप देख लो आपस में, अच्छा। ऐसे बोला। मैं कहा अच्छा तेरे को कितने रुपए चाहिए तू बता एज अ कमीशन। जो अमाउंट था ना, मैंने उस कमीशन के अमाउंट का 1-2% उसे डाल दिया। मैं कहा जिससे मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक सीख मिल जाएगी, समझ आ जाएगी कि ये चीज है। सो मैंने उसे वो अमाउंट डाला, उसका सामने से रिप्लाई आया कि भैया आप मेरे को ना पूरे ही डाल दो, मेरे को और भरोसा नहीं हो रहा आप पे। अच्छा। तो फिर मैंने थोड़ा फोन करके कुछ शब्द उसे बोले, उसके बाद फिर उसने ही मुझे ब्लॉक कर दिया। ब्रांड कोलैबोरेशन थोड़ा रिस्की होता है। रिस्की होता है, मतलब अगर आपके पास सही लोग नहीं है ना, जो उनसे बात कर सकें, उन्हें जज कर सकें, तो रिस्की है थोड़ा सा। मतलब रिस्की तो देखो क्या ही है, आपकी मेहनत ले सकता है सिर्फ वो, आपसे पैसे भी ले सकता है। ये ऐसे इसने पता नहीं कितनों को ही करा होगा खराब। अब मैंने उसको उसका एड्रेस पूछा, तो इतने वो हैं कि एड्रेस भी बता रहे हैं कि ये रहा मेरा एड्रेस, आप भेज दो लीगल नोटिस। एड्रेस है झारखंड का। अच्छा। हाँ, अब जब मैंने उनको लीगल टीम को करा है आगे, तो वो कह रहे हैं कि एड्रेस ही वो है, गलत एड्रेस है, फेक एड्रेस है। तो इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है, बस सही लोग होने चाहिए आपके पास जो इन्हें देख लें। कोई ऐसी मूवी बताओ जो है तो बहुत सीरियस, बट आप उसको एक एज अ फनी मूवी सोचते हो या इंटरप्रेट करते हो, या माइंड में आपके लगता है कि चलो इसको इसका फनी वर्जन बनाया जाए। जैसे मूवी है, सबने ही देखी होगी, सूर्यवंशम मूवी है अमिताभ बच्चन जी की। तो इतनी बार सेट मैक्स पे उसे आप देख चुके हो कि हाँ। अब मीम्स ही उसके इतने बन गए हैं जी जी। कि वो अमिताभ बच्चन जी कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो वो चीजें देख के लगता है कि अगर इसे भाई रिक्रिएट करो तो कितना फनी बन सकता है। उसके डायलॉग अगर अभी तो एक दिमाग में आ रहा है पर मैं बोल नहीं सकता, वो शायद ऑडियंस समझ जाएगी। इसमें उनके अमिताभ बच्चन जी के मुंह पे खून लगा होता है और वो कुछ बोलते हैं। और जैसे एक
तमिल में जाओगे तो बहुत मतलब जो एक रिपीटेड मूवीज नहीं आती थी जी, टीवी जी, पे, जी। एक रगड़ा आती थी उसमें वो ऐसे पैर घुमाता था तो मास मास करके, बहुत सारी पिक्चर्स हैं। बॉलीवुड पहले सीरियस के चक्कर में फनी ही बनाता था, अगर अब उसे आप देखोगे तो आप, अच्छी बनाता है ऐसी बात नहीं है, पर मैं रिक्रिएट पे नहीं जाता कभी भी, मैं अपना ही बनाऊंगा भले ही वो हॉलीवुड का हो बॉलीवुड का हो। एक रणवीर जनरल कपूर की उसमें मूवी है पैदल है मुश्किल, अगर वैसे बताऊं तो वो बहुत अच्छी मूवी है, और रणवीर कपूर की एक्टिंग भी मतलब मुझे नहीं लगता अब तक तो फिलहाल किसी की होगी। हुँ, स्क्रिप्ट्स बहुत मूवीज की अच्छी हैं, स्टोरी लाइन बहुत मूवीज की अच्छी हैं, इसलिए शायद और एक्टर्स ज्यादा अच्छे से निखर के आते हैं, बट एक बेसिक सी अगर आप स्टोरी दे दोगे ना रणबीर कपूर को, तो भाई उनकी एक्टिंग कुछ अलग है। ऐ दिल है मुश्किल देख लो, ये जवानी है दीवानी देख लो, हुँ। तो एक जो एक्टर सबसे अच्छी रोने वाली एक्टिंग कर सकता है ना मेरे हिसाब से, जितना मैं सीख रहा हूँ करते करते, तो वो सबसे अच्छा एक्टर है। सरप्राइजिंग है कि आपको फनी लाइन में, ह्यूमर वाली लाइन में होते हुए इतनी सीरियस मूवी मैं पसंद वही है। तो बताना चाह रहा हूँ कि मेरी रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है, ओके। तो इसलिए मैं इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता। अगर मैं हम व्लॉग्स भी अगर कर रहा हूँ तो व्लॉग वैसे तो होता है कि आप अपनी रियलिटी दिखा रहे हो, हुँ, हुँ, हुँ। मैं उसमें भी कभी कभी स्क्रिप्टिंग करता हूँ अच्छा। कि मेरे को बस हंसी मजाक कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, ठीक है, मतलब खुश तो हूँ ऐसी कोई बात नहीं हुँ, है, हुँ, हुँ। बट ठीक है, रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग है। कोशिश यही है कि लोग खुश ज़्यादा हों आपके उससे। वीडियोस देख के। आपने जब स्टार्ट किया था अपना, तो आपकी टीम में कुछ लोग होंगे जो अब एग्ज़िस्ट नहीं है करते हैं आपकी टीम के अंदर। तो ऐसा किसी के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे, कोई मैसेज या? जब मैंने स्टार्ट करा था तो जो लोग तब थे वो हैं अब, अगर मैं स्टार्टिंग की बिल्कुल पूछूं तो हमने स्कूल फ्रेंड्स ने ही साथ करा था, तो सब अभी भी हैं प्रेजेंट। बीच बीच में जैसे किसी का अलग कुछ काम पड़ा वो चीजें अलग हैं, हुँ, बट हुँ। अभी बीच में ही अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ टीम मेंबर्स नए जुड़े थे, मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हो जी, अब, जी। तो कुछ लोग मतलब ऐसा है कि एक टाइम पे हमें ना कि एक आपके अपोजिट को-एक्टर्स पार्टनर थे। अपोजिट पार्टनर जी, चाहिए था जी। जो कि हमारी सेम एज कैटेगरी का हो, हुँ, जो हुँ। हमारे साथ अच्छा दिखे। हुँ, हुँ। सो उसको हमने पिच करा, की बात हो रही है, आप नाम बीप कर देना, जी। क्या ही अब ऐसे क्लियरली नाम लेना, ठीक है। क्या पता वो कंफर्टेबल हो ना हो हाँ ना जी। उस चीज से। सो उसको हमने पिच करा कि भाई साथ में क्रिएट करते हैं, हमने पिच तो एक वीडियो के लिए ही करा था, ओके। बट कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग अच्छी हो गई, सेम एज कैटेगरी थी, चीजें भी बहुत मैच हो गई, तो हम करते गए और चीजें वेल एंड गुड बहुत अच्छी चली, मेरे लिए भी उसके लिए भी। हुँ, हुँ। और फिर धीरे धीरे बस हम कर रहे थे। अब द थिंग इज हमारा कंटेंट है थोड़ा सा डार्क ह्यूमर में चला जाता है वो, अच्छा, अगर कॉमेडी हम कर रहे हैं तो वो एक सिंपल कॉमेडी नहीं है, वो डबल मीनिंग उसमें है आ चीजें। जाते हैं। सो एक एज अ गर्ल वो शुरू शुरू में नहीं थी कंफर्टेबल, फिर बीच में होने लगी, फिर दोबारा नहीं थी, हुँ, हुँ, तो हुँ। ये चीजें मुझे दिख रही थी, उस सामने से भी उसने बता दी, जी, बट जी। करते थोड़ा एक ऐसा पॉइंट आया कि उसे अब नहीं करना। हुँ, 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 हुँ। डार्क ह्यूमर वन ऑफ द रीजंस हैं, और भी कुछ रीजंस हैं जो कि कैमरे के आगे तो मैं नहीं बोल हुँ, सकता, हुँ, हुँ। बट ऐसी कोई लड़ाई नहीं है हमारी किसी हुँ, के साथ। हुँ। ओके। अगर अब वो हमारे साथ शूट नहीं कर रही, वो कहीं और कर रही है, तो बेस्ट ऑफ लक भाई, मतलब आप छोड़ो मत इस चीज को, अगर आप कहीं तक पहुंचे हो किसी हुँ। नंबर पे या कहीं आप पहुंचे हो तो छोड़ो मत, करो, बट मुझे ऐसे कोई गिले शिकवे नहीं है किसी से कि अगर आप हमारे साथ नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत है, करो, वेल एंड गुड, बेस्ट ऑफ लक, यही चीज। मेन अगर आप मेन रीजन तो चलो छोड़ो, पर वन ऑफ द रीजन यही है कि एक डार्क ह्यूमर वाला एलिमेंट है जो कि हर लड़की उससे नहीं है कंफर्टेबल, हुँ, और हुँ, मैं हुँ। नहीं छोड़ सकता उस चीज को किसी के लिए भी, जी, क्योंकि जी। जिसने मुझे कुछ दिया है या एक कॉमेडी मुझे कुछ दे रही है तो मैं उसको नहीं छोड़ सकता फिर। चलिए आपसे एक पर्सनल सवाल, कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं? काउंट करना। देखो मैम, रही तो हैं स्कूल टाइम में, मतलब रही हैं, बट सीरियस एक ही रहा था जो कि अब नहीं है फिलहाल। ओके। काफी टाइम स्कूल से ही था जो कि सीरियस एक चल रहा था, जो कि अभी अगर मैं बोलूँ तो फेब में ही एंड हुआ है। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद से फिर थोड़ा सा ये है कि अब नहीं है फिलहाल कोई भी अब रिलेशनशिप्स, नहीं है। पहले बहुत, एक उस सीरियस वाली से पहले ही काफी सारी थी, बट उसके बाद से नहीं है कोई भी, एंड अभी वो भी रिसेंटली एंड हुई है, तो फिलहाल तो सिचुएशन नहीं है किसी और को डेट करने की। ये क्वेश्चन वैसे ना ही आता तो नहीं ठीक था, डाले। नहीं डाल सकते हो, बट ऐसे मतलब एकदम ठीक है, बट हाँ यही चीज है। शादी की क्या प्लानिंग है? शादी के बस अभी यहाँ से निकलते ही मंडप में ही है सीधा। जाना है। डायरेक्ट मैं तो आपको बता तो रहा हूँ। नेक्स्ट शूट आपका वहीं हाँ पर वो है अब। अभी तो है, 10 एक साल है शादी अच्छे अच्छा। से। वैसे तो कुछ पता क्या पता हो ना हो, क्योंकि जैसे आजकल चल रहे हैं ना हालात, ना ही करो तो सही है। अरेंज तो भूल ही जाओ, अरेंज अरेंज तो भूल जाओ। बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं है, उसमें ज्यादा रिस्क है आजकल।
मेरे हिसाब से। सबके अलग-अलग एक्सपीरियंस हाँ, रहते हैं। नहीं आपकी रिस्क अरेंज तो आपकी आजकल अरेंज होगी वो बात। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर तो देखो आप भी सही कह रहा हूँ बट मैं, हमारी जनरेशन में और आपकी बहुत जनरेशन में फ़र्क है। फ़र्क है। मैं भी ओल्ड स्कूल ही हूँ, मैं नहीं मानता मतलब जो हुँ, आजकल जेन ज़ीज़ की थिंकिंग है कि लिव इन वगैरह वो सब चीज़ों में सपोर्ट नहीं करता, और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि एक, पर फिर भी लव लव मैरिज आई थिंक ज़्यादा चल रही हैं आजकल। अब हाँ। जैसे ना हम कोर्ट में भी देखते हैं, मेरी इंटर्नशिप भी हुई है हुँ, 30,000 हुँ। कोर्ट में, तो हमारे सीनियर के पास ऐसे ही केसेस थे, मैट्रिमोनियल, सिविल, हुँ, सो हुँ, बहुत बुरा हाल है आजकल मैट्रिमोनियल में। मतलब एक टाइम था कि रेशियो मैट्रिमोनियल का था ही नहीं। अच्छा, आज के टाइम में इतने केसेस हैं, अगर आप कोई मैट्रिमोनियल लॉयर बन रहा है ना, तो उसको हम कोई सीनियर ये सजेस्ट करता है कि भाई शादी से पहले मत ही देख केस, ओके। तो मन उठ जाता है शादी से। आज के टाइम में अगर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, तो आपके उसको क्या-क्या टिप्स होंगे? बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। एक तो जो आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ, उन्हीं को लेके चलो, ज़्यादा शोशागिरी में मत पड़ो कि हमें ये दिखाना है, वो दिखाना है। सेकंडली, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आप सोचो कि मैं हफ्ते में 1 वीडियो डालूँगा और फिर अगले हफ्ते कुछ बनाऊँगा, तो नहीं होने वाला। आपको कंटेंट क्रिएटर फुल टाइम देना पड़ेगा। एक बनानी पड़ेगी, आप शुरू में तो 1 दिन की 10 भी डाल सकते हो। अच्छा, जितनी हो सके सिर्फ डालो। क्वालिटी उस टाइम पे थोड़ा-सा आप कम प्रायोरिटी पे रख सकते हो, पर क्वांटिटी पे ज़्यादा फ़ोकस करो। क्वालिटी भी अच्छी हो ऐसी बात नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट, सेकंड तो हो गया कंसिस्टेंसी, थर्ड पॉइंट है क्वालिटी। मतलब आप ऐसा भी मत करो कि आप किसी को कॉपी कर रहे हो। कॉपी करने से आप नंबर्स तो अपने बढ़ा सकते हो, बट एक छाप दूसरे के दिमाग में नहीं छोड़ सकते अपनी, कि ये एक कुछ है। सपोज़ अगर कोई नाम लविश बोलूँ, तो अगर मैं किसी को कॉपी करता चलूँ, मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे नंबर्स बढ़ जाएँगे नो डाउट। ऐसे बहुत से क्रिएटर्स हैं जिनमें मिलियन पे बैठे हैं, पर उनको शायद नहीं जानता इतना कोई। और यही 50,000 वाले किसी का नाम लूँगा जो कि खुद लिखता है, खुद चीज़ें बनाता है, तो वो एक अच्छी इम्पैक्ट डाल सकता है ऑडियंस पे अपनी। तो ये 3 चीज़ें हैं, सबसे मेन है कंसिस्टेंसी। सबसे मेन एक टाइम बना लो कि इस टाइम पे आपको डालनी है वीडियो। बहुत ही अच्छा आपने हमें बताया और नए क्रिएटर्स के लिए भी जो आपने बताया, होप हमारी ऑडियंस उसको फ़ॉलो करेगी एंड थैंक यू सो मच। आपने थैंक यू, हमें बहुत सारा फन एलिमेंट्स बताए अपने लाइफ के। थैंक यू फॉर सो मच थैंक यू, फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।